हेलो गाइस, दिस इज श्रीयम सिद्धांत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। बच्चों, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है गैल्वेनिक सेल का, तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड के भी डिस्कशन कर दिए जाते हैं। जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो आपको हो सकता है सिंपली लिख दिया जाए कैलोमल इलेक्ट्रोड में ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में कुछ इस तरह का हो रहा है, लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड में कुछ इस तरह का हो रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कुछ इस तरह का हो रहा है। तो अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रोड के नाम को लिखकर कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपको अगर उस इलेक्ट्रोड्स के बारे में पहले से जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो इस क्लास का मकसद है, इस वीडियो लेक्चर का मकसद बस इतना है कि आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं, जिससे कि जब भी आप क्वेश्चन जब पढ़ें और उसमें अगर किसी इलेक्ट्रोड का डायरेक्ट नाम को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो आप उसको बहुत कायदे से सॉल्व करें और कॉन्फिडेंटली सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो बच्चों, जनरली अगर मैं जितने भी इलेक्ट्रोड्स देखूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं देखूं, उसमें अगर जो भी इलेक्ट्रोड्स पूछे गए हैं, तो टोटल अबाउट 5 से 6 तरह के इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल जनरली होता है और वो पूछा जाता है आपके लेवल पे। तो मैं लिखूं उसको, तो टोटल इसमें हम लोग देखेंगे सिक्स काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें जो पहला इलेक्ट्रोड है जिसका मैं डिस्कशन करूंगा, जिसको मैं पढ़ा भी चुका हूं, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से पढ़ाया था, क्योंकि वह स्टैंडर्ड कंडीशन पर निकाला गया था। लेकिन अगर मैं सिंपली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख रहा हूं तो यहाँ ये तो किसी भी कंडीशन पे निकाला जा सकता है। ठीक है, इन द सेम वे सेकंड है बच्चों आपका गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड नाम से समझना पड़ेगा थोड़ा। यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रोड में गैस और आयंस आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। गैस जो होगा वो आयन में कन्वर्ट कर जाएगा और आयन जो होगा वो गैस में कन्वर्ट कर जाएगा। वो आगे हम लोग देखेंगे। तीसरी बात जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा फिनोमेना उसमें होगा, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो इस यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों आपको, मेटल है और मेटल आयन है ना। यानी कि मेटल का कन्वर्जन मेटल आयन में हो जाएगा या फिर मेटल आयन का कन्वर्जन मेटल में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यहाँ पे गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, चौथी हो जाती है दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल कैलोमल का कैलोमल किसका नाम है बच्चों, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं कैलोमल। तो कैलोमल का इलेक्ट्रोड यहां बनेगा। ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां से नाम से पता चल रहा है बच्चों, क्या मेटल का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, मेटल के ही कोई सॉल्ट में, जो क्या होंगे, वाटर इनसॉल्युबल होंगे। या फिर कोई मेटल का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, मेटल में। कैलोमल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि कैलोमल क्या है, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मीन्स लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो कैलोमल भी क्या होता है, कैलोमल इज अ काइंड ऑफ मिनरल ऑफ मरकरी, Hg2Cl2। एक मिनरल का नाम है Hg2Cl2। तो कैलोमल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड जो बनाएंगे, दिस इज a kind of metal insoluble salt electrode because calomel is water insoluble और sparingly soluble you can say। 6 जो है वो क्या है, that is redox electrode। redox electrode। तो टोटल कितने तरह के इलेक्ट्रोड हो गए बच्चों, टोटल हो गए 6 तरह के। तो पहला हो गया आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा है गैस आयन इलेक्ट्रोड, तीसरा है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, फिर है कैलोमल इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, फिर रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो टोटल 6 तरह के इलेक्ट्रोड्स को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं अपना पहला इलेक्ट्रोड, दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बच्चों तो पढ़ ही चुके हैं। अब देखो, जो भी इलेक्ट्रोड में पढ़ाऊंगा उसमें दो केसेस होंगे। एक केस होगा जब वह इलेक्ट्रोड एनोड के जैसा बिहेव करेगा, और एक जो केस होगा उसमें वह इलेक्ट्रोड कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एज एनोड देखेंगे, फिर उसका रिएक्शन देखेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और नर्स्ट इक्वेशन उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अपना केस वन क्या हो गया, केस वन हो जाएगा पहले इसका एज एनोड। ठीक है, एज एनोड के रूप में देखते हैं। तो एज एनोड के रूप में सबसे पहले रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका बच्चों, तो तुम लोगों को पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एनोड पर H2 गैस ऑक्सीडाइज इनटू H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बार या 1 m लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात नहीं हो रही है। हम इस इलेक्ट्रोड में किसी भी कंडीशन को अप्लाई करके काम कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ जनरल इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो है, लेकिन किसी भी जनरल कंडीशन पे इसको रख के काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये तो रिएक्शन रहा अपना एनोड पर। अब सेल रिप्रेजेंटेशन देख लें। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, तो तुम लोगों को सिखा रखा है मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाता है। तो ये कब होता है बच्चों, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम के सरफेस पे रिएक्शन होते हैं। तो पहले देखो किसमें कौन किसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो H2 गैस कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बार क्यों दिए वर्टिकल बार, क्योंकि दोनों का फेज अलग है। तो H2 गैस कन्वर्ट इनटू H प्लस एक्वस, और ये किसके सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है, प्लैटिनम के सरफेस पे रिएक्शन हो रहा है, सो दैट दिस इज प्लैटिनम सॉलिड। इस तरह से इसको लिखा गया। दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड। अब इसी का नर्स्ट इक्वेशन भी लिख सकते हो तुम लोग। नर्स्ट इक्वेशन कैसे हो जाएगा, अब इसमें जो नर्स्ट इक्वेशन होगा वो सिंगल इलेक्ट्रोड का निकाला जा रहा है, यानी कि या तो यह नर्स्ट इक्वेशन क्या निकलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखाएगा या तो रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाएगा, क्योंकि हाफ सेल है ये, सिंगल इलेक्ट्रोड है ये। नर्स्ट इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल को लेकर हम लोग फुल सेल तक किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये अपना हाफ सेल है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रोड है। तो कैसे निकालेंगे, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे निकलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को EH2H प्लस, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 बाय N, 1 भी ले सकते हो यहाँ पे। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो 2 लॉग, अब यहाँ पे क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्योंकि सॉल्यूशन है उसका स्क्वायर क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, और डिवाइडेड बाय, चूंकि ये गैस है इसलिए प्रेशर ऑफ H2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से काम हो रहा है। कोफिशिएंट इसका 1 है इसलिए पावर इसका 1 जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड जब रहेगा तो रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन और नर्स्ट इक्वेशन रहा ये। अब अपने को देखना है केस टू। केस टू क्या हो सकता है बच्चों, केस टू में हम देख सकते हैं एज कैथोड जब बिहेव करेगा तो किस तरह से काम करेगा बच्चों। देखिए सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्शन में क्या हो जाएगा, इस बार क्या होगा, H प्लस कन्वर्ट्स इनटू H2 गैस। तो H प्लस एक्वस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि 2 H प्लस हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और H2 गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा रिएक्शन। अब लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, अब देखो H प्लस कन्वर्ट कर रहा है H2 में, तो पहले लिखिए H प्लस कन्वर्ट्स इनटू एक्वस, कन्वर्ट्स इनटू किस में, H2 गैस, और किस सरफेस पे हो रहा है, प्लैटिनम सरफेस पे, तो प्लैटिनम सॉलिड। जनरली जब हम लोग एनोड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो कैटालिटिक सरफेस को हम लोग लेफ्ट मोस्ट में लिखते हैं, जबकि कैथोड के केस में जब हम लोग किसी कैटालिटिक सरफेस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो राइट मोस्ट में लिखते हैं। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ जस्ट कन्वेंशन। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट ये लिखने का तरीका है। इधर लिख दिए हैं इसका मतलब ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन है, इधर रख रहे हैं इसका मतलब कैथोड का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कन्वेंशनली कैथोड जो होता है वो राइट साइड ही होता है और कन्वेंशनली एनोड जो होता है वो लेफ्ट साइड ही होता है। तो ये
टेक्निकली ये इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इधर भी लिखते हैं कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब रहा नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इक्वेशन इज, तो चूंकि ये हाफ सेल है, अब हाफ सेल है तो कैथोड है, कैथोड है किसके जैसा है? ये रिडक्शन के जैसा। अब रिडक्शन है तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट होगा, यानी कि EH प्लस से H2 कैलकुलेट होगा। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। व्हाट इज दिस? दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? E नॉट H प्लस से बच्चों कहाँ जाएगा? H2 माइनस 0.0591/2 लॉग। अब हम लोग क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्सपोनेंट बन जाएगा 2 क्योंकि कॉफिशिएंट है 2। एंड दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो हम लोगों ने देखा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात थी, तो इसके बारे में हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके थे। बस समझने वाली बात क्या है, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड को दो केस बनाएंगे। दो केस में एक एज एनोड जब वह होगा तो कैसे काम करेगा, एज कैथोड होगा तो वह कैसे काम करेगा। जब वो एनोड होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका कैलकुलेट होगा, जब वह कैथोड होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उसका कैलकुलेट होगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब उसी तरह से हम लोग अब गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ाई करेंगे। गैस आयन इलेक्ट्रोड क्या है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों गैस आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखिए सबसे दूसरा देख लेते हैं। दिस इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। अब जो भी इलेक्ट्रोड का नाम रखा जाता है ना बच्चों, उसमें देखना दो पेयर होते हैं, गैस आयन, मेटल, मेटल आयन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। इसका क्या मतलब हो रहा है? गैस आयन यानी कि गैस होंगे और उसके आयनिक फॉर्म होंगे जो उस इलेक्ट्रोड में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आयन तो दो तरह के हो गए, एक हो गया केटायन, एक हो गया एनायन। तो इस तरह से गैस आयन इलेक्ट्रोड दो तरह के हो जाएंगे, गैस केटायन इलेक्ट्रोड और गैस एनायन इलेक्ट्रोड। तो इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों? इट इज ऑफ टू काइंड्स, टू टाइप्स, कुछ भी कहो। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला क्या हो जाएगा? गैस, अब आयन की जगह पे स्पेसिफिक कर देते हैं केटायन, गैस केटायन इलेक्ट्रोड। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा गैस एनायन इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, तो ये चूंकि आयन था, अब आयन दो तरह के हो सकते थे, केटायन हो सकते थे और एनायन हो सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे दो तरह का नाम रख दिया, गैस केटायन इलेक्ट्रोड और गैस एनायन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टडी करते हैं हम लोग गैस केटायन इलेक्ट्रोड। गैस केटायन इलेक्ट्रोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से देखते चलिए। इसमें हम लोग फिर से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही ले लेते हैं। चलो एग्जाम्पल जो ले रहे हैं इसमें हम लोग हाइड्रोजन, अपने को बस टर्म समझना है ना, एग्जाम में या क्वेश्चन में जो टर्म आएगा उससे फैमिलियर होना है। गैस केटायन इलेक्ट्रोड, गैस एनायन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड, टर्म समझना है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो था बच्चों, वो गैस केटायन इलेक्ट्रोड का एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्यों? देखो, क्योंकि इसमें अगर एज एनोड की बात करें तो कौन सा रिएक्शन हो रहा था? H2 गैस से 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और देखो यहाँ पे गैस आयन, तो व्हाट इज दिस? दिस इज केटायन एंड दिस इज गैस। तो ये हो गया गैस, ये हो गया अपना केटायन। सो दैट दिस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस केटायन इलेक्ट्रोड। ये तो एज एनोड था। अगर एज कैथोड देखोगे तो भी पीछे देख चुके हो तुम लोग, वहाँ भी गैस और केटायन दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखो, तो ये एज कैथोड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। अब यहाँ पे ये हो गए तुम्हारे केटायन और ये हो गया बच्चों गैस। तो अब यहाँ भी क्या हो रहा है? गैस केटायन इलेक्ट्रोड हो गया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस केटायन इलेक्ट्रोड। तो या तो गैस केटायन में कन्वर्ट करेगा या तो केटायन गैस में कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड गैस केटायन इलेक्ट्रोड।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गैस एनायन इलेक्ट्रोड, भी देख लेते हैं। गैस एनायन इलेक्ट्रोड। अब गैस एनायन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, या तो गैस एनायन में कन्वर्ट करेगा और या तो एनायन गैस में कन्वर्ट करेगा, यही दो सीन हो सकते हैं। तो इसमें तुम लोग को एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, जिसमें मान लो एक दो एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, पहला एग्जाम्पल ले लूँ क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। चलो, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। अब ये सब देखो वर्ड लिखा रहेगा, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड। तो इस सबको देखकर समझ जाना है कि भैया क्या होने वाला है, एनोड पे क्या होने वाला है, कैथोड पे क्या होने वाला है, तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना न्यूमेरिकल बनाने में। तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, तो एज एनोड में क्या होगा बच्चों तो क्लोरीन गैस अगर लिखा हुआ है और क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, अगर वह एनोड कैसा बिहेव करेगा तो क्या होगा, सोचो। Cl माइनस और Cl2 का फॉर्म जाएगा इसमें। तो Cl माइनस जो होंगे 2Cl माइनस aqueous gives Cl2 gas, removes 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज एनायन एंड दिस इज गैस। तो मैंने कहा था गैस एनायन इलेक्ट्रोड में क्या होंगे, गैस और एनायन इन्वॉल्व हो जाएंगे। या तो गैस एनायन में कन्वर्ट करेगा या तो एनायन गैस में कन्वर्ट करेगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एनोड होगा तो एनायन गैस में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जब कैथोड हो जाएगा बच्चों, एज कैथोड देख लो इसका, एज कैथोड क्या हो जाएगा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cl माइनस। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया अपना गैस और ये हो गया उसके एनायन, है ना। अब इसी तरह से तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन ही पूछ सकता है। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, देखो जरा, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा इसका। Cl माइनस कन्वर्ट कर रहा है ना, किस में कन्वर्ट कर रहा है, Cl माइनस एक्वस कन्वर्ट कर रहा है Cl2 गैस में। लेकिन चूंकि ये गैस है तो ये किसी न किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर ये रिएक्शन करता है, ये कन्वर्जन होता है या ये ऑक्सीडेशन होगा। तो जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो लिख दिया प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है। उसी तरह से इसके बारे में बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, देखो सेल रिप्रेजेंटेशन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 गैस जो अपना है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, Cl माइनस में। और ऑब्वियस है कि यह भी किसी न किसी इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, एंड दैट इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज प्लैटिनम सॉलिड। तो दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। एज एनोड पे ये चला जाएगा और एज कैथोड पे ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, गैस एनायन इलेक्ट्रोड का। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 था क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। चलो ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड। अब देखो अगर ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड है और वह अगर एनोड के जैसा बिहेव कर रहा है, देखो कैसा होगा, एज एनोड कैसा काम करेगा ये। तो एज एनोड में क्या होगा, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड एक गैस एनायन इलेक्ट्रोड है, तो गैस का एनायन में कन्वर्जन होगा या तो एनायन का गैस में कन्वर्जन होगा। लेकिन एनोड पर हमेशा एनायन का गैस में कन्वर्जन होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे जो एनायन है बच्चों वो O-2 नहीं है, वो OH माइनस का फॉर्म है, ठीक है। अब OH माइनस में O के ऊपर क्या हो गया, -2 तो आ ही गए, O का ऑक्सीडेशन नंबर -2। अब ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो OH माइनस एक्वस कन्वर्ट्स इनटू, अब ये रिएक्शन याद करो, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना, किस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ाया था तुम लोगों को ना। तो OH माइनस एक्वस, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस गिव्स 2H2O प्लस O2 गैस। अब याद करो ये रिएक्शन तुम लोग को याद आ रहा होगा, ऑक्सीजन विथ वाटर का एक रिएक्शन तुम लोग को मैंने लिखाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, gives 4 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड एज एनोड। ये रहा अपना रिएक्शन, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसा होगा, अगर इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए बच्चों, तो क्या हो रहा है, OH माइनस एक्वस जो हो रहा है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, O2 गैस में कन्वर्ट कर रहा है ना, तो O2 गैस लिख दो, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई यहाँ पे गैस का कन्वर्जन हो रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, दैट इज नथिंग, दैट इज प्लैटिनम।
platinum is very very popular and robust inert electrode, ठीक है. So we use platinum generally, ठीक है, एज इनर्ट इलेक्ट्रोड. प्लेटिनम की जगह पे तुम गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ का तुम इस्तेमाल कर सकते हो, कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हो, बट प्लेटिनम इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है. अब ये तो रहा ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड एज एनोड, लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड एज कैथोड तो किस तरह से होगा, तो देख लेते हैं अगला क्या हो जाएगा हम लोग का एज कैथोड. तो एज कैथोड, तो एज कैथोड में देखें, एज कैथोड में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लें, रिएक्शन क्या होगा, तो उसी का उल्टा रिएक्शन हो जाएगा. अगर एक रिएक्शन याद है, एनोड का रिएक्शन याद है, तो कैथोड का रिएक्शन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, है ना बच्चों. देखिए अब एज कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, बस उल्टा कर दें, तो वहाँ पे क्या था 2H2O प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस एक्वस. और ये रहा अपना ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड एज कैथोड. इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन देख लिया जाए, ये तो रिएक्शन था ना. अब सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, O2 गैस कन्वर्ट्स इनटू OH माइनस, लिख दें O2 गैस कन्वर्ट्स इनटू OH माइनस एक्वस. और किस सरफेस पे हो रहा है ये, प्लैटिनम का सरफेस पे, तो प्लैटिनम सॉलिड. प्लैटिनम सॉलिड कहीं भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम लोग कैथोड के लिए जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड को लिखते हैं तो वो हमेशा राइट मोस्ट में लिखा जाता है, ठीक है. दिस इज कन्वेंशन ओनली, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको गैस आयन इलेक्ट्रोड. तो गैस आयन इलेक्ट्रोड बच्चों हो गए दो तरह के, एक हो गए गैस कैटायन इलेक्ट्रोड, एक हो गए गैस एनायन इलेक्ट्रोड. अब गैस कैटायन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन, क्या होगा एनोड पे रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोड है भाई वो, तो इलेक्ट्रोड किसी के जैसा बिहेव कर सकता है ना, एनोड कैसा बिहेव कर सकता है, कैथोड कैसा बिहेव कर सकता है. तो गिवन कंडीशन पे वो किसके सा बिहेव कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करता है ना. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि अपना गिवन इलेक्ट्रोड किसके जैसा बिहेव करेगा, कैथोड कैसा बिहेव करेगा, एनोड के जैसा बिहेव करेगा. तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, वो हमेशा कैथोड कैसा बिहेव करेगा, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो हमेशा एनोड कैसा बिहेव करेगा बच्चों, ठीक है. तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज थर्ड. एंड थर्ड क्या है अपना, मेटल आयन इलेक्ट्रोड. देख लेते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड. नाम से ही पता चल रहा है मेटल आयन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, या तो मेटल के आयन में कन्वर्ट करेगा, या तो मेटल का आयन मेटल में कन्वर्ट करेगा, है ना बच्चों. इसका एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, क्या समझ में आ जाएगा तुमको. जिंक सॉलिड को डिप कर दो जिंक सल्फेट में. याद आ रहा होगा तुम लोगों को ये रिएक्शन कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, डेनियल में, ठीक है, गुड. तो अब देख लें एज एनोड, अगर यह एनोड कैसा बिहेव करे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एज एनोड क्या होगा, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. और इसका अगर सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Zn सॉलिड वर्टिकल बार, क्योंकि सॉलिड और एक्वस दोनों अलग अलग फेज हैं, Zn प्लस 2 एक्वस. दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस मेटल आयन इलेक्ट्रोड एज एनोड. अब इसी को हम लोग एज कैथोड कैसा भी टैकल कर सकते हैं बच्चों. तो एज कैथोड कैसा होगा, तो एज कैथोड देखा जाए तो एज कैथोड में क्या हो जाएगा, इस बार रिडक्शन हो जाएगा ना, तो Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn सॉलिड. यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन देख लो बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Zn प्लस 2 एक्वस. अब देखो यहाँ पे जिंक जो था ना, यहाँ पे ऐसा नहीं कोई प्लैटिनम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंक के सरफेस पे ही रिएक्शन होता था. याद करो तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने कहाँ पे, डेनियल में, है ना. Zn प्लस 2 एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Zn सॉलिड. दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इन एज कैथोड, है ना. अब चलो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग कर देते हैं, कॉपर सॉलिड को डिप कर दें हम लोग कॉपर के सल्फेट में, कॉपर सल्फेट एक्वस में. हम लोग क्या करते थे ना, किसी भी मेटल को उसी के मेटल के सॉल्ट में क्या करते थे, डिप कर देते थे, है ना. तो ये हम लोग पॉपुलरली किया करते थे. तो
अब ये अगर एनोड कैसा बिहेव करेगा तो क्या रिएक्शन करेगा, क्या रिएक्शन करेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएंगे ऑक्सीडेशन। तो कॉपर सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू कॉपर +2 एक्वस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बच्चों, क्या सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Cu सॉलिड ऑब्लिक Cu+2 एक्वस। ठीक है बच्चों। अब देखो एज कैथोड क्या हो जाएगा, एज कैथोड क्या हो जाएगा, एज कैथोड देख लो। तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, Cu+2 एक्वस चाहिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा कॉपर के सॉलिड में, सॉलिड का डिपोजिशन होने लगता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को जानिएगा ना तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस जो बनते हैं खासकर गैल्वेनिक सेल के, बड़े अच्छे समझ में आते हैं और क्वेश्चन को बनाना आपको आसान हो जाता है। अब तुम इलेक्ट्रोड ही नहीं समझ पाओगे तो क्या आप तुम नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे, कौन सा रिएक्टेंट होगा, कौन सा प्रोडक्ट होगा, नर्स्ट इक्वेशन भी नहीं लगा पाओगे। तो सब कुछ जानने के बाद भी सारी चीज़ें बकवास हो जाएंगी। इसलिए इलेक्ट्रोड्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोड्स क्या है, कैसे काम करता है, सेल रिएक्शन क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एज एनोड क्या करेगा, एज कैथोड क्या करेगा, देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस। ओके, तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, Cu+2 एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Cu सॉलिड, दिस इज एज कैथोड। ये रहा तीसरा। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर, दैट इज कॉल्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोमर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। अपने चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या हो गया अपना, कैलोमल ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमर इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड को मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो। मर्क्यूरी मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो अगर कहीं पे तुमको कैलोमल के जगह पे मर्क्यूरी मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड लिख दिया जाए तो इसका मतलब भी कैलोमल की बात ही हो रही है। क्योंकि कैलोमल क्या है, एक मिनरल का नाम है जिसका नाम है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Hg2Cl2। Hg के ऊपर +1 है, Hg के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं बच्चों, एक Hg+1 होता है और एक Hg2+2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, Hg+2 होता है, तो Hg+1 और Hg+2 जनरली तो जो ऑक्यूपाई करता है वो किसके रूप फॉर्म में करता है, Hg2+2 के ही फॉर्म में करता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस फॉर्म। ये क्या है, मर्क्यूरस फॉर्म, इसलिए इसका नाम हो गया मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, अब मर्क्यूरस क्लोराइड है, अब ये बता दूं ये जो होता है वो क्या है, वाटर इनसॉल्युबल या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये क्या है, ये दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, इसलिए यहाँ पे नाम पड़ा है क्या। इसलिए जो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ जाएंगे कि ये जो अपना मर्क्यूरस क्लोराइड है वो कैसा है, एक तरह का बताओ इनसॉल्युबल या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि कैलोमर इलेक्ट्रोड जो है वह एक तरह का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल हो जाएगा, जो मैं आगे दिखाऊंगा। कैलोमल इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि ये हो गया मेटल और ये हो गया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो इसलिए कैलोमल इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, चलो। और एक बात और इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसका जो इस्तेमाल होता है हम लोग सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में भी कर सकते हैं। अपना प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या था याद करो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो इट इज यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रोबस्ट होता है बच्चों, इसकी वैल्यू काफ़ी फिक्स होती है। ठीक है, ड्यू टू इट्स रोबस्ट कैरेक्टर, है ना, ड्यू टू इट्स रोबस्ट कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, यानी कंडीशन जो आपका जो स्टैंडर्ड कंडीशन के पर रखा जाएगा इसको, तो इसका जो वैल्यू आएगा, पोटेंशियल वैल्यू जो आएगा EMF की जो वैल्यू आती है काफ़ी फिक्स होती है।
उसमें ज़्यादा अल्ट्रेशन नहीं होता है, तो इट इज़ काफ़ी, ये क्या होता है, काफ़ी रोबस्ट कैरेक्टर शो करता है, जिसके कारण कि इसको हम लोग क्या जूम कर लेते हैं, क्या मानते हैं, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और अपना प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है बच्चों? तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? SHE है ना। और ये काफ़ी पोर्टेबल होता है, काफ़ी छोटा सा, एकदम पैकेट साइज़ का होता है बच्चों, एकदम पैकेट में लेके चल सकते हो, पैकेट साइज़ का इलेक्ट्रोड होता है ये, ठीक है। काफ़ी पोर्टेबल होता है, पैकेट साइज़ का होता है। इसका एक और रीज़न होता है, ड्यू टू इट्स रोबस्ट कैरेक्टर, स्मॉल साइज, पोर्टेबल, पेन साइज़ का समझ सकते हो, पेन कितना बड़ा होता है, पोर्टेबल। तो इतना कैरेक्टर इसमें होता है, जिस कारण कि कैलोमर इलेक्ट्रोड को हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बट प्राइमरी रेफरेंस तो अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, क्योंकि उसका पोटेंशियल हम लोग क्या मान रखे थे, 0 वोल्ट मान रखे थे ना, इसीलिए हम लोग उसको प्राइमरी मानते हैं और कैलोमर इलेक्ट्रोड को सेकेंडरी इलेक्ट्रोड या सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है? तुमको मैंने बताया कि कैलोमर इलेक्ट्रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल insoluble salt electrode. It is an example of metal insoluble salt electrode. कभी कभी क्वेश्चन में बच्चों एक चीज़ और दे देता है, आपको लिख देगा मेटल स्पेरिंगली सॉल्ट इलेक्ट्रोड, वो भी एक ही चीज़ है। अगर आपको मेटल स्पेरिंगली सॉल्ट इलेक्ट्रोड लिख दिया जाए या फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड लिख दिया जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, याद रखेंगे इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, मैं लिख देता हूँ। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड को आप मेटल sparingly soluble salt electrode, सिंपल सी बात है, मेटल का कन्वर्जन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में होगा या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का कन्वर्जन मेटल में होगा, सो दैट दिस इज कॉल्ड एज मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहली बात, कैलोमर इलेक्ट्रोड क्या हो गया, उसमें कैलोमेल का इस्तेमाल होता है। कैलोमल इज जस्ट नेम ऑफ मिनरल विच केमिकल नेम इज मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना। और ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है या फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, जिसके कारण कि इसको हम लोग मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड के रूप में भी जान सकते हैं। नाम में मर्क्यूरी और मर्क्यूरस क्लोराइड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब मर्क्यूरी का मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्जन होगा और मर्क्यूरस क्लोराइड का मर्क्यूरी में कन्वर्जन होगा, दिस इज। और एक बात और इसमें कि ये पोर्टेबल है, स्मॉल साइज है, रोबस्ट कैरेक्टर है, इसलिए इसका इस्तेमाल सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। एक बात और, इसके जगह पे कहीं कहीं पे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जगह पे सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल भी किया जाता है। बट अब तुम क्वेश्चन करोगे कि सर आखिर सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल, इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल आखिर कैलोमल से जगह पे क्यों करते हैं हम लोग? तो देखो, कैलोमल में कोई खराबी नहीं है, बस उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो और मरकरी जो है काफ़ी हजार्डस नेचर का होता है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है ये। इवन इसका जो हम लोग इसको अगर किसी मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, और मरकरी को अगर हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें तो धीरे धीरे उसमें एवेपरेशन होने लगेगा। एवेपरेशन समझते हो ना, जैसे कि वाटर को तुम रख दो, तो वाटर को अगर किसी बर्तन में रख दिया जाए तो धीरे धीरे वाटर का लेवल उसमें घटने लगेगा, क्योंकि हमारे एयर में जो टेम्परेचर है उसके कारण एयर का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, और काइनेटिक एनर्जी के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप्ड आउट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेपराइजेशन, मैं वेपराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वेपराइजेशन जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो मरकरी का जो क्या कहते हैं, वो जो इवेपोरेशन होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है। इवेपोरेशन 20 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है, और हमारा रूम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो अगर मर्क्यूरी को अगर ओपनली एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसके वेपर जो होंगे वो इवॉल्व करने लगेंगे, इवेपोरेट करने लगेंगे। और जैसे जैसे वो इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा, वो हो सकता है कि हमारे नेज़ल के थ्रू, नाक के थ्रू हम लोगों के लंग्स में चला जाए, हार्ट में चला जाए। तो इस तरह से होता है क्या, वो हमारे ब्रेन में चला जाए तो इस तरह से हमारे वो नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है, हमारे लंग्स को डिस्टर्ब कर सकता है।
हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम, यानी कि नर्वस प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, देयर आर मेनी टॉक्सिक कैरेक्टर्स ऑफ मर्क्यूरी, सो दैट इट इज़ इवन वेरी टॉक्सिक कि वो जान भी ले सकता है। अगर इसकी मात्रा बॉडी में इतनी हो जाए, सफिशिएंट हो जाए, तो ये बॉडी को डेड भी कर सकता है। तो यही इसका एक लिमिटेशन है कि कैलोमाइल इलेक्ट्रोड इज़ वेरी रोबस्ट, वेरी स्मॉल साइज, पोर्टेबल, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, बट देयर इज़ ओनली वन लिमिटेशन, इट इज़ टॉक्सिक। अगर लिमिटेशन की बात करें, तो उसमें एक ही चीज़ है, क्या है कि यह टॉक्सिक है और कुछ नहीं। अदरवाइज एकदम फैंटास्टिक इलेक्ट्रोड है ये। अगर हैंडल विथ केयर है, अगर इस तरीके से इसको हैंडल किया जा रहा है, तो एकदम ज़बरदस्त है, रोबस्ट है, जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है रोबस्ट होने का। अब अगर कोई टॉक्सिक कैरेक्टर को नहीं यूज़ करना चाहता, नहीं भाई टॉक्सिक है, इसकी जगह पे कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मर्क्यूरी क्लोराइड, सॉरी सिल्वर क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिल्वर क्लोराइड, तो मर्क्यूरी की जगह पे सिल्वर और मर्क्यूरस क्लोराइड की जगह पे सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड भी क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो मैं आगे दिखाऊंगा तुमको सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके एनोड के रिएक्शन क्या होते हैं, कैथोड के रिएक्शन क्या होते हैं, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो अगर कोई तुमसे बोले कि कैलोमल इलेक्ट्रोड एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, क्या उसके जगह पे कोई और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह टॉक्सिक है, तो हम बोलेंगे यस कर सकते हैं। अब वह कौन है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस को कि कैलोमल इलेक्ट्रोड होता कैसा है। कंस्ट्रक्शंस आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से पूछ देता है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी हो जाता है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड का देख लेते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन, कैसा लगता है देखने में कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखा जाए उसमें कुछ नहीं, एक इसमें हम लोग रफली डायग्राम बनाते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज है अपना, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड होगा उसके साथ सॉल्ट ब्रिज का कनेक्शन तो होगा। और ये रहा अपना एक कंटेनर, यहाँ पे भी एक पैनल बना दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी अगर वेंट से कुछ बाहर निकलना चाहे तो वेंट से बाहर जा सकता है या फिर अंदर आ सकता है। दिस इज़ अ वेंट काइंड। और यहाँ पे एक सील किया हुआ है, एक प्लेटिनम वायर को इससे बाहर निकाला गया है। दिस इज़ प्लेटिनम वायर, ए टर्मिनेटेड, जिसको तुम लोग एक्सटर्नल सर्किट में रिलेट करोगे, जस्ट लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस कंटेनर में नीचे की ओर जो सेटलिंग है, ये नीचे की ओर जो है वो है, इसमें मरकरी भरा हुआ रहता है। दिस इज Hg लिक्विड, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2 एंड Hg लिक्विड का पेस्ट होता है, ठीक है। ऐसे भी Hg2Cl2 अगर Hg2Cl2 का फॉर्मेशन होगा तो वह क्या होगा, वो आके यहाँ पे डिपॉजिट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, जो कि Cl प्रोवाइडर होता है, Cl माइनस प्रोवाइडर। तो दिस इज सैचुरेटेड। अब ये सैचुरेटेड नहीं भी ले सकते हो, अब चूंकि सैचुरेटेड लेना है, अगर रेफरेंस बनाना है तो सैचुरेटेड लेना पड़ता है। तो सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तुम सैचुरेटेड की जगह पे कोई और कंसंट्रेशन ले लोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि Cl माइनस भी इन्वॉल्व होता है, आगे हम दिखाएंगे तुम लोगों को। अब यही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या है, सीधे यहाँ तक गया हुआ है, यानी कि मर्क्यूरी लिक्विड, Hg2Cl2 Hg पेस्ट, सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन। और ये रहा अपना सॉल्ट ब्रिज का कनेक्शन, सॉल्ट ब्रिज बना दिया है इधर, ठीक है। तो अब ये सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन है, तो इसमें क्या होंगे, K+ भी होंगे और Cl माइनस भी होंगे, है ना, इसमें घुले हुए होंगे K+ और Cl माइनस इन ब्रेक्ड फॉर्म, क्योंकि KCl क्या है, एक सॉल्ट है जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, बहुत आसानी से क्या होता है ब्रेकआउट हो जाता है इन देयर केटायंस और एनायंस। अब क्वेश्चन उठता है, ये रहा अपना कंस्ट्रक्शन किसका, कैलोमल इलेक्ट्रोड का। अब क्वेश्चन उठता है सर इसका एज एनोड रिएक्शन कैसा होगा और एज कैथोड रिएक्शन कैसा होगा। चलो भाई देखो ध्यान से देखना। अब देखो एज एनोड में क्या होने वाला है कि यह जो मर्क्यूरी का जो लिक्विड है इसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो ऑक्सीडाइज करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ Hg2Cl2 होगा।
तो रिएक्शन पहले लिखता हूँ फिर आगे समझाता हूँ। Hg लिक्विड reacts with Cl minus aqueous gives Hg2Cl2 सॉलिड, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसलिए सॉलिड लिखा है मैंने, +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर लें बच्चों, 2Hg लिक्विड आ गया। अब ये Cl माइनस कहाँ से आएगा, इसको 2 कर दो। ये Cl माइनस कहाँ से आएगा, दिस विल कम थ्रू KCl, फ्रॉम KCl। तो तुम्हारे दिमाग में होगा सर Hg2Cl2 के पास भी तो Cl माइनस होगा, तो हम बोलेंगे Hg2Cl2 के पास से ये Cl माइनस यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये टूटेगा नहीं। तो ये जो Cl माइनस है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय KCl, यानी कि यहाँ पे Hg क्या होगा, वह क्या होगा, इस जैसे इसको हम लोग सर्किट कंप्लीट करेंगे तो ये Hg जो होगा वो मेटल सरफेस पे जाकर क्या करेगा, अपने आप को Hg जो होगा वो क्या करेगा, Hg प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि Hg का कन्वर्जन Hg प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो Hg का कन्वर्जन Hg प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि 2Hg का कन्वर्जन Hg2+2 में हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों मर्क्यूरस का ही फॉर्म है। ठीक है, तो इस प्लेटिनम वायर पे ये जो मरकरी का लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट कर जाता है, बोलो, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाता है, यानी कि Hg प्लस में आ जाएगा, या फिर 2Hg जो होंगे वो डायमेरिक फॉर्म में आ जाएंगे, Hg2+2 बना देंगे। अब ये जो Hg2+2 होगा वो किसके तरफ मूव करेगा, एनायन की तरफ मूव करेगा। अब चूंकि एनायन तो यहीं पे अवेलेबल है Cl माइनस, तो ये जो एनायन होगा उस एनायन से जाके रिएक्ट कर जाएगा, Hg2+2 रिएक्ट्स विथ Cl माइनस कमिंग फ्रॉम KCl सोल्यूशन। अब जैसे रिएक्ट करेगा Hg2Cl2 होगा। अब Hg2Cl2 तो इसमें घुल नहीं सकता ना इस सॉल्यूशन में, तो क्या करेगा, नीचे सेटल करके यहाँ पे जमा होता चला जाएगा। तो यही Hg2Cl2 यहाँ पे जमा हो चुका है। ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, Hg जो होगा वह इस मेटल वायर पे, इस प्लेटिनम वायर पे ऑक्सीडाइज करके अपलिफ्ट होगा, ऊपर जाएगा, और Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट होकर यहाँ पे बैठ जाएगा। दिस इज ऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन एज एनोड। सेल रिप्रेजेंटेशन देख लो, सेल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान देखो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। पहले होगा क्या, तो देखो, तो यहाँ पे Hg का जीरो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका +1 हो रहा है ना। तो एक बात तो कंफर्म हो चुका है कि Hg लिक्विड कन्वर्टेड इनटू Hg2Cl2। तो पहले इस बात को लिख ही दो पहले, Hg लिक्विड कन्वर्टेड इनटू Hg2Cl2 सॉलिड। अब ये कन्वर्ट हो चुका है। अब ये किस इलेक्ट्रोड पे हुआ है, ये किस इलेक्ट्रोड पे हुआ है, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे हुआ है। तो प्लैटिनम कहाँ लिखते हैं, प्लैटिनम चूंकि एज एनोड हम लोग काम कर रहे हैं तो प्लैटिनम हमेशा लेफ्ट मोस्ट, तो यहाँ पे लिख दिया प्लैटिनम। अब Cl माइनस जो है उसका सोर्स क्या है, तो Cl माइनस का सोर्स KCl है, तो Cl माइनस को भी लिखना अनिवार्य होता है। तो Cl माइनस भी हम लोग लिखते हैं, तो Cl माइनस कहाँ लिख देते हैं, तो Cl माइनस यहाँ भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका -1 है। अब ध्यान देना मेरी बात को जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है तो वह हमेशा साथ साथ रखे जाते हैं, वह हमेशा साथ साथ रखे जाते हैं। यानी कि Cl माइनस को अगर तुम रखना चाहते हो तो तुमको Hg2Cl2 के साथ ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कन्वेंशन है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलता है उसको साथ साथ रखा जाता है। तो Hg2Cl2 में भी Cl का -1 है और साथ में रख दो Cl माइनस एक्वस। तो अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपको कहीं दिख जाए तो आप क्या समझेंगे, इसका मतलब देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ -1 है, तो ये रिएक्शन तो नहीं हो रहा होगा। यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, तो यही रिएक्शन हो रहा होगा। अब ये रिएक्शन इसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको देख के ये कैसे लिखोगे, Hg कन्वर्टेड इनटू Hg2Cl2, और Hg2Cl2 में तभी कन्वर्ट करेगा ना जब HgCl माइनस रिएक्ट करेगा। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे रिएक्ट तो करना पड़ेगा ना, तो वही काम यहाँ पे कराया गया है। तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है कभी कभी क्वेश्चन में, और सेल रिएक्शन को आपको लिखना पड़ता है या फिर एनोड रिएक्शन को आपको लिखना पड़ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या कहा मैंने कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ना बदले और दोनों को रिप्रेजेंट करना हो तो दोनों को साथ साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं Cl माइनस को यहाँ लिख दूँ, ये नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि Cl माइनस को मैं Hg के पहले लिख दूँ, वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, -1 दोनों को साथ ही रखना है। चलो भाई आगे, एस कैथोड। एस कैथोड पे क्या हो जाएगा, तो एस कैथोड पे क्या हो जाएगा, बस इसका रिवर्स हो जाएगा।
Hg2Cl2 जो सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में है, वह क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Hg लिक्विड प्लस 2Cl माइनस एक्वस में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो यहाँ पे ये कैसे रिएक्शन होगा, ये जो Hg2Cl2 है, जैसे ही अपना ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड कैसा बिहेव करेगा, तो जो यहाँ पे Hg2Cl2 है वह इस प्लेटिनम वायर पे जाके किस में कन्वर्ट कर जाएगा बच्चों, Hg लिक्विड का फॉर्मेशन करने लगेगा। और जो Cl, और चूंकि यहाँ पे Hg लिक्विड क्या होंगे, नीचे इस यहाँ पे सेटल कर जाएंगे या फिर यहाँ मिक्स फॉर्म में यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इस पेस्ट में भी Hg यहाँ पे मौजूद है। तो पेस्ट बनाने का मकसद ये था कि Hg का भी लेवल यहाँ पे बना रहे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ अब तुम क्वेश्चन उठता होगा सर कौन सा Hg, कोई भी Hg, यहाँ पे Hg ज़्यादा है तो मैंने यहाँ से शो किया, और यहाँ पर अगर Hg बन रहा है तो यहाँ पे Hg रह जाएगा, वो धीरे धीरे हो सकता है सेटल भी कर जाए, तो जो अमाउंट यहाँ पे पेस्ट के फॉर्म में टिक पाएगा वो Hg यहाँ रह जाएगा, अगर ज़्यादा Hg बन गया तो वो नीचे की सेटल कर जाएगा। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट द डेंसिटी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, Hg लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो Hg2Cl2 प्लेटिनम वायर के ऊपर Hg लिक्विड का फॉर्मेशन कर देगा, और जो Cl माइनस का जो फॉर्मेशन ये करेगा दैट विल गेट इनटू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कहाँ चलाएगा, इनटू द सॉल्यूशन, इनटू द KCl सॉल्यूशन, वो KCl के सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलोमर इलेक्ट्रोड या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, कोई भी हो, कैलोमर इलेक्ट्रोड या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि लिखा क्या है। अब मैं इसको लिखता हूँ, पहले देखो क्या लिखना पड़ेगा, Hg2Cl2 कन्वर्टेड इनटू Hg लिक्विड, पहले लिख दो उस चीज़ को, Hg2Cl2 सॉलिड कन्वर्टेड इनटू Hg लिक्विड। अब क्या करना है, अब कहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, अब ये रिएक्शन प्लैटिनम पे हो रहा था, यहाँ पे प्लैटिनम कर दो, प्लैटिनम सॉलिड। अब कन्वेंशनली प्लैटिनम हम लोग इधर ही लिखते हैं क्योंकि ये कैथोड है, राइट मोस्ट में लिखते हैं। अब बचा Cl माइनस, तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला है, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, तो वो जब भी रहेगा Hg2Cl2 के साथ ही रहेगा, तो यहाँ पे रख देंगे Cl माइनस एक्वस। तो अगर यह सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो अब भी यह रिएक्शन लिखना आना चाहिए आपको। तो कैसे सोचेंगे, Cl माइनस और Cl माइनस, यानी कि ये रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, Hg+1 से Hg0, अब ये रिएक्शन हो रहा है, अब इसका रिएक्शन इसमें कन्वर्ट कर देंगे, और जैसे कन्वर्ट करेंगे Cl माइनस की जरूरत पड़ेगा, तो Cl माइनस ऑब्वियस है इन द प्रोडक्ट ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Hg है इसलिए ये प्रोडक्ट के साथ ही जाएगा। ठीक है, अब प्लैटिनम इज द इलेक्ट्रोड ऑन विच द रिएक्शन इज थ्रू आउट। अब चलो भाई, एज एनोड एज कैथोड हमको समझ में आ चुका है किसका, कैलोमर इलेक्ट्रोड का। तो कैलोमर इलेक्ट्रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका क्या होगा कैथोड का रिएक्शन, क्या होगा एनोड का रिएक्शन, उसको याद रखेंगे। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको लिखना आना चाहिए आपको। अब कैलोमर इलेक्ट्रोड को मैंने कहा था कि वो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, तो मैं अब उसी को स्टार्ट करता हूँ, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल insoluble salt electrode, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे इसमें फंसते हैं, खासकर सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिएक्शन, एज एनोड एज कैथोड में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का जो पहला एग्जाम्पल है वो कौन होगा, वो हो जाएगा, पहला तो अपना कैलोमर ही हो गया ना, पहला तो कैलोमर इलेक्ट्रोड ही है। और कैलोमर इलेक्ट्रोड के लिए कैथोड का रिएक्शन क्या होगा, एनोड का रिएक्शन क्या होगा, हम लोग देख चुके हैं। और कैलोमर इलेक्ट्रोड को हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ये जस्ट पढ़ा हम लोगों ने। सेकंड एग्जाम्पल जो बच्चों हम लोग ले रहे हैं दैट इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, दैट इज सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड, AgCl इलेक्ट्रोड। ठीक है, AgCl इलेक्ट्रोड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है नाम, देखो नाम पढ़ो, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये हो गया मेटल, ये हो गया मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट जो वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी कि स्पेरिंगली सॉल्युबल भी कह सकते हैं, ये हो गया मेटल। और मेटल का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, यानी कि वाटर में जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल
ये भी क्या हो जाएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल, है ना बच्चों। तो नाम जो पड़ा है वो स्पीसीज के आधार पे पड़ा है, मेटल और मेटल का क्लोराइड, तो दिस इज कॉल्ड सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, चलो भाई अब इसका देखते हैं इसका। तो हम लोग इसके तो कैथोड और एनोड के बारे में बात कर चुके हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ तो यह भी इट मे कंसीडर, ये इट मे प्रेफर्ड कर देता हूँ, इट मे प्रेफर्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जस्ट लाइक कैलोमेल। तो कैलोमेल के जैसा हम लोग सिल्वर क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली कैलोमेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो रोबस्ट है। अब इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है। तो ये टॉक्सिक नहीं है इसलिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब सीधे बात करते हैं इसके एनोड और इसके कैथोड के बारे में। तो एज एनोड पहले बात कर लेता हूँ बच्चों। एज एनोड कौन सा रिएक्शन होगा, तो एज एनोड सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। तो सिल्वर सॉलिड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसके ऊपर, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड दिस इज सॉलिड, ऑब्वियस है क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी। यहाँ जो क्लोरीन है ये भी KCl से ही आएगा। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बस जान लीजिए फ्रॉम KCl, ये भी KCl से ही आएगा। कॉमन सेंस है कि KCl से ही आना चाहिए क्योंकि Cl ये अपना तो देगा नहीं, क्योंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो ये अपना Cl तो देगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग Cl के लिए Cl का एक फ्लुएंट प्रोवाइडर रखते हैं, दैट इज KCl, जो फटाफट Cl माइनस दे सके। ये तो Cl माइनस देने में अपनी सॉलिडिटी प्रोडक्ट के आधार पर देगा, जैसा होगा इसका सॉलिडिटी प्रोडक्ट वैसा होगा इसका डिसोसिएशन, और जैसा होगा इसका डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन वैसा ही Cl माइनस को प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन अगर आपको फ्रिक्वेंट Cl माइनस चाहिए फटाफट तो उसके लिए आपको बाहर से एक प्रोवाइडर चाहिए, दैट इज KCl। ओके, तो फटाफट यही दे पाएगा Cl माइनस एक्वस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं बच्चों हम लोग, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इसका Ag सॉलिड कन्वर्टेड इनटू किसमें, AgCl सॉलिड। ठीक है, तो Ag सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है, AgCl सॉलिड में। ठीक है, ये बात है। अब इसका भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर दिए, इसका भी रिप्रेजेंटेशन कर दिए। अब खुद से सोचो Cl माइनस का उपयोग कहाँ पे होगा। एक बात और, सिल्वर इलेक्ट्रोड में यानी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में जो वायर होता है वो भी सिल्वर का ही होता है, इसलिए हम लोगों को दोबारा सिल्वर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पीछे कैलोमर इलेक्ट्रोड में जो हम अपना वायर था, जो अपना इलेक्ट्रोड था, वो मरकरी का नहीं था, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर प्लैटिनम लगा दिया था। लेकिन सिल्वर तो मेटेलिक फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में रह सकता है, वायर फॉर्म में रह सकता है। तो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड में मेटल का जो वायर होता है वो सिल्वर का ही होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो और ये इसमें कन्वर्ट कर रहा है, बच गया अपना Cl माइनस। तो Cl माइनस कहाँ रहेगा खुद से सोचो। तो मैंने कहा था Cl माइनस यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, चूँकि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो यह हमेशा AgCl के साथ ही रहेगा। तो Cl के साथ रहेगा, इधर रहेगा। अब इस रिएक्शन को, इस रिप्रेजेंटेशन को देख करके आप रिएक्शन भी लिखना जान जाइए। 0 से +1 तो रिएक्शन इसका इसमें हो रहा है। अब इसका इसमें तभी होगा जब Cl माइनस इसके साथ जाएगा, ना कि इसके साथ। तो आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए सेल रिप्रेजेंटेशन को देखकर। अब ये हुआ एज एनोड। उसी तरह से हम लोग एज कैथोड बना सकते हैं बच्चों। एज कैथोड देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस अच्छे से इसको समझिए, फिर इसका जब एप्लीकेशन करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में तो और भी इसमें इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको मेन तो आप जब आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टेड होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, जिस कारण कि आप जो क्वेश्चन पर अटैक हो बहुत अच्छे से कर पाएँ। वो तभी हो पाता है जब क्वेश्चन में दिए गए जो लैंग्वेज हैं, जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल बातें की गई वो आपको फटाफट समझ में आ जाए, है ना। तो उसके लिए बस ये क्लासेस है कि आपको इलेक्ट्रोड के बारे में आपको पूरी बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे है, कौन सा रिएक्शन है, सब कुछ। ठीक है, एज कैथोड में क्या हो जाएगा इस बार, AgCl जो होगा, जो कि सॉलिडिफाइड फॉर्म में है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बन जाएगा, Ag सॉलिड, ये हो जाएगा। और साथ में Cl माइनस को बाद में लिखेंगे। ठीक है, ये रखा मैंने। दिस इज रिएक्शन
फॉर सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एज कैथोड, जब वह कैथोड कैसा बिहेव करे तब इसके ऐसा लिखना है, तब ये रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सबसे पहले देखें AgCl कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब Cl माइनस किसके साथ जाएगा, खुद से सोचो, जल्दी बोलो। Cl माइनस जाएगा AgCl के साथ, क्यों, क्योंकि AgCl में Cl माइनस का ऑक्सीडेशन, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ भी Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव नहीं होता है वो हमेशा उसी के साथ जाता है, तो Cl माइनस। अगर Cl माइनस यहाँ लिख देंगे तो दैट विल रॉन्ग, ये गलत होगा। ऐसा नहीं सोच करके कि सर ये तो इसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो वो इसके साथ ही रहेगा, नहीं, ये हमेशा इसके साथ ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन प्लैटिनम प्लैटिनम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिल्वर वायर ऑटोमेटिक यहाँ पे इन्वॉल्व हो चुका है। एक और मैं ले रहा हूँ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, दैट इज लेड सल्फेट जो होता है वो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड, लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड। अब खुद से सोचो लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड में कौन होंगे, एक तो लेड होगा और एक लेड का सल्फेट होगा, PbPbSO4 इलेक्ट्रोड होंगे। और यह PbSO4 क्या होगा, ऑब्वियस है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब जो वाटर में कम घुले, है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन जिसमें ना हो, कंप्लीट आयंस का फॉर्मेशन ना हो। जैसे सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल देंगे तो कंप्लीट पूरा का पूरा टूट के Na+ और Cl- बना देगा, लेकिन जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं वो पूरा का पूरा नहीं आयोनाइज हो पाते हैं। ये सारी बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो कहाँ पढ़ाई जाती हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो दिस इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अब देख लें इसका एज एनोड एज कैथोड क्या होगा, तो सबसे पहले एज एनोड, एज एनोड देखें क्या होता है बच्चों, तो एज एनोड में क्या होगा, लेड का जो सल्फेट होगा वो Pb+2 में कन्वर्ट कर जाएगा विद SO4-2 एक्वस, ये कन्वर्ट कर जाएगा PbSO4-2, सॉरी PbSO4 सॉलिड, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट कर गया। अब इसका क्या लिख दें हम लोग, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इस सब के कंस्ट्रक्शन की जाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप रिएक्शन जानिए, एज एनोड एज कैथोड सेल रिप्रेजेंटेशन, ये मुख्य हैं, इतना ही आपको जानना है। तो पहले देखो क्या किस में कन्वर्ट कर रहा है, Pb कन्वर्ट कर रहा है PbSO4 में, फटाफट लिखो इसको, Pb सॉलिड कन्वर्ट हो जाओ PbSO4 में, चलो भाई कन्वर्ट हो गया। अब SO4-2 किसके साथ जाएगा, तो SO4-2 किसके साथ जाएगा, खुद से सोचो। अब SO4-2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जो कि इसके से मैच कर रहा है। सल्फर का यहाँ भी 6 है, ऑक्सीजन का -2 है, तो यानी कि इसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसका ऑक्सीजन नंबर बदला, यानी कि यह इसके साथ जाएगा SO4-2। ये रहा इसका क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। अब वही बात कर देते हैं एज कैथोड। एज कैथोड क्या हो जाएगा, तो एज कैथोड क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो PbSO4 सॉलिड विथ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb सॉलिड प्लस सल्फेट आयन। ठीक है, तो आप देख लें यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। सबसे पहले क्या करोगे, जो हो रहा है वो लिख दिया जाए, PbSO4 कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Pb सॉलिड में। अब सल्फेट जाएगा किसके साथ, सल्फेट जाएगा इसके साथ, SO4-2 एक्वस। तो सेल रिप्रेजेंटेशन देख कर सेल रिएक्शन या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन देख करके इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन, या इलेक्ट्रोड के ऊपर होने वाला रिएक्शन को देख करके सेल रिप्रेजेंटेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये रहा था बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, हम लोग क्या है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। आखिरी है अपना रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले एक बात जान लें, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों बातें होती हैं। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहली बात, इसमें होता क्या क्या है, इन रिडॉक्स इलेक्ट्रोड, कंडीशन देख लो, इन रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होगा। तो सबसे पहली बात ध्यान देने वाली है, इसमें अपने को एक इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए होगा, जैसे प्लैटिनम मैंने बोला था, प्लैटिनम गोल्ड कार्बन व्हाटएवर कुछ भी एक चाहिए। ठीक है, एन इनर्ट इलेक्ट्रोड
एन इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक, कुछ भी ले लो, चाहे वो प्लैटिनम हो, गोल्ड हो, कार्बन भी हम लोग ले सकते हैं, कुछ भी, है ना, यूज्ड। और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान देने वाली है कि ये जो इलेक्ट्रोड जिसमें डिप होगा, वह जिस सॉल्यूशन में डिप होगा उस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म किसी भी स्पीसीज का दोनों होना चाहिए। जैसे आयरन अगर लें तो आयरन का दो फॉर्म उसमें होना चाहिए, जैसे Fe+2 Fe+3, कॉपर लिए तो कॉपर+1 कॉपर+2। तो दूसरा क्या है, बोथ द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड species will be dissolved in the, dissolved यहाँ लिखा हुआ ध्यान देंगे, dissolved in the solution in which inert electrode is inserted या dipped, inert electrode is dipped, is dipped। तो जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रॉन डिप किया हुआ है उस सॉल्यूशन में अब क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस फॉर्म स्पीसीज का दोनों होना चाहिए। अब तुमको एग्जाम्पल समझाऊँ फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लूँ, एक प्लैटिनम वायर ले लिया, यहाँ पे थोड़ा सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए प्लैटिनम का फॉयल ले लिया है, तो प्लैटिनम ब्लैक भी ले सकते हो, दिस इज प्लैटिनम फॉयल, दिस इज प्लैटिनम वायर जो कि टर्मिनल कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, अपने को टर्मिनल से जोड़ना भी तो है, प्लैटिनम टर्मिनल है ये। और इसमें एक सॉल्यूशन लेना है, जिस सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों घुले हुए रहने चाहिए। जैसे Fe+2 भी होना चाहिए। आयरन की बात करें तो आयरन के दो फॉर्म हैं, Fe+2 और Fe+3। अब देखो आयरन तो घुल सकता नहीं है, तो आयरन का +2 फॉर्म और आयरन का +3 फॉर्म इस सॉल्यूशन में मिल सकता है। तो आयरन का Fe+2 और आयरन के Fe+3 दोनों इसमें रहें, यानी कि इसमें Fe+2 भी है और Fe+3 भी इसमें घुला हुआ है, Fe+2 और Fe+3। अगर Fe+2 Fe+3 है तो Fe+2 किसके साथ बात कर सकती है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है या रिड्यूस फॉर्म है, तो ये तो रिस्पेक्टिव बात है। अगर Fe के रिस्पेक्ट में बात करें तो Fe+2 और Fe+3 दोनों ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, लेकिन हम लोग अगर Fe+2 और Fe+3 की बात करें तो यह हो जाएगा अपना रिड्यूस्ड फॉर्म और ये हो जाएगा अपना ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो लेस ऑक्सीडेशन नंबर वाला रिड्यूस फॉर्म कहलाता है और हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाला ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहलाता है। तो दिस इज ऑक्सीडाइज, दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड स्पीसीज, and this is oxidized species। तो सारा कंडीशन फुलफिल हो चुका है, प्लेटिनम वायर मिल चुका है और सॉल्यूशन में स्पीसीज का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म दोनों है। अगर दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है, सर यहाँ पे आयरन भी तो ले सकते थे, तो आयरन को हम लोग डिजॉल्व नहीं कराते हैं, आयरन हम लोग डिजॉल्व फॉर्म में नहीं रखते, हम लोगों को कोई ना कोई आयंस रखना होता है। तो आयंस अपने को Fe+2 और Fe+3 हो, यानी कि अपने को अगर मेटल चाहिए तो मेटल का आयनिक फॉर्म में रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले ही केटायन का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे या फिर मेटल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, इस तरह की चीज़ों का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे, किसमें, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड में। अब यहाँ पे हम लोग अब एज एनोड बात कर दें, एज एनोड क्या हो जाएगा, तो एज एनोड क्या हो जाना है, तो एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो Fe+2 एक्वस जो होगा वो Fe+3 एक्वस में कन्वर्ट कर जाएगा। अब क्या होगा ना, यहीं से ये जाएगा इस सरफेस पे Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट करके, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये बाहर पार्सल कर देगा। कब, जब एनोड होगा तो बाहर पार्सल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, बाहर फोर्स करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, पुश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए। तो Fe+2 इसके सरफेस पे जाके Fe+3 में कन्वर्ट होकर वापस आ जाएगा, ठीक है, और अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर भेज देगा, दैट इज एज एनोड, ठीक है। तो अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा Fe+2 एक्वस, कन्वर्ट हो जाओ Fe+3 एक्वस में। अब ये कहाँ पे हो रहा है, प्लैटिनम के सरफेस पे हो रहा है ना, तो यहाँ पे प्लैटिनम सरफेस यानी कि एनोड है, तो आगे चले जाओ, प्लैटिनम सरफेस, दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन एज एनोड।
अब इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं एज कैथोड। अगर हम लोग एज कैथोड देखें बच्चों, एज कैथोड क्या कह सकते हैं, तो एज कैथोड में क्या होगा, Fe+3 का रिडक्शन होगा Fe+2 में हो जाएगा, तो इसे सकते हैं Fe+3 एक्वस कन्वर्टेड इनटू Fe+2 एक्वस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन, तो प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएंगे, है ना। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बच्चों, Fe+3 है, तुम कन्वर्ट हो जाओ Fe+2 में, और किसके सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे। कहाँ होना चाहिए, चूंकि कैथोड है तो कन्वेंशनली राइट मोस्ट, तो प्लेटिनम के सरफेस पर, प्लेटिनम सॉलिड के सरफेस पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये रहा अपना क्या, दिस इज रिएक्शन एज कैथोड, दिस रिप्रेजेंटेशन एज कैथोड। अब एक एग्जाम्पल और दे दूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं रिडॉक्स इलेक्ट्रोड का, कि मैंने क्या किया है, कंटेनर लिया है, उसमें मैंने प्लेटिनम वायर लगा दिया, और उस प्लेटिनम वायर में कुछ में जिसको मैंने डिप किया है, किसमें मैंने डिप किया है, जिसमें Copper+1 और Copper+2 के फॉर्म्स हैं इसमें, ठीक है। ऑब्वियस ये प्लेटिनम फॉयल होगा, ये प्लेटिनम फॉयल है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ये प्लेटिनम वायर है जो कि टर्मिनल के जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे करंट को इलेक्ट्रॉन को पुश करने में या फिर पुल करने में काम करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कैथोड के जैसा इस पे और या एनोड के जैसा काम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले एज एनोड, तो एज एनोड क्या हो जाएगा, तो एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो Cu+1 एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Cu+2 एक्वस, और एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, वही एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वहाँ क्या होगा, बाहर की ओर चले जाएंगे। और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बच्चों Cu+1 एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Cu+2 एक्वस, और किसके सरफेस पे, प्लैटिनम सॉलिड के सरफेस पे, ठीक है। ये रहा एज एनोड। इसी को एज कैथोड कर दिया जाए, तो एज कैथोड में क्या होगा इस बार, तो एज कैथोड में क्या होगा, Cu+2 इसके सरफेस पे जाएंगे और Cu+ बन के निकल जाएंगे। तो बाहर से अगर ये कैथोड होगा तो एनोड के साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये कैप्चर करेगा, कौन, Cu+2। तो Cu+2 क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा और ये दे देगा Cu+1 एक्वस, ठीक है बच्चों। इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो किसमें कौन किसमें कन्वर्ट कर रहा है, तो Cu+2 एक्वस कन्वर्ट्स इनटू Cu+ एक्वस, और ये किसके सरफेस पर रहा है, प्लैटिनम के सरफेस पे, तो कन्वेंशनली यही लिखना चाहिए, तो यही लिख रहे हैं, जगह कम हो गया। अब देखो भाई, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन किसका, इस इलेक्ट्रोड के लिए एज कैथोड, है ना। तो आज जो हम लोगों ने देखा, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने देखा कि कितने कितने तरह के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं, और वो जो सारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनका सेल रिएक्शन क्या होगा या फिर उनका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एज कैथोड वो कैसे बिहेव करते हैं, एज एनोड वो कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी। और ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है, चाहे वो कैलमल इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो लेड सल्फेट इलेक्ट्रोड हो, कोई भी, और रिडॉक्स इलेक्ट्रोड हो, कोई भी, सारे का सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीखिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इस पर कॉन्फिडेंस आ पाएगा और आप लोग ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है, जो पूरा गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन उसमें डिस्कस करूँगा। ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो तब तक के लिए धन्यवाद।